सोचिए, आप जमीन से लगभग 40 मीटर नीचे एक तंग, अंधेरी दरार में उतर रहे हैं। सामने सिर्फ वही रोशनी है जो आपके हाथ में पकड़ी टॉर्च बना रही है। चारों तरफ ठंडक, चुप्पी और ऐसा सन्नाटा कि अपनी ही सांसें बहुत तेज सुनाई दें। और तभी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस घुटन भरी जगह के कोने में कुछ पकड़ लेती है। पहले आपको लगता है कि शायद यह कोई बड़ा पत्थर है। फिर एहसास होता है यह तो मानव आकृति जैसी चीज है। और अगले ही पल दिल तेजी से धड़कने लगता है जब स्पष्ट दिखाई देता है दो इंसानों के शव, ऐसी हालत में जो किसी भी सामान्य मौत की तरफ इशारा ही नहीं करती। शरीर जैसे अचानक गिरकर जमे हों, कपड़े फटे हुए, और दोनों के पैर, हाँ, दोनों के पैरों को आपस में कसकर बांधा गया था किसी मजबूत, पतली नायलॉन रस्सी से। आप यकीन मानिए, जिस खोज दल ने सबसे पहले ये दृश्य देखा था, उन्हें उसी पल समझ आ गया था कि यह किसी साधारण दुर्घटना का नतीजा नहीं है। उनकी जिंदगी में बहुत केस देखे थे, लेकिन ऐसा नहीं। और इसी दृश्य से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जिसने यूटा की लाल घाटियों में सालों तक डर, सन्नाटा और सवालों की धूल उड़ाई। जब इन दो लोगों के शव मिले, तब तक 7 महीने बीत चुके थे। 7 लंबे महीने, जिनमें हर कोई यही मान चुका था कि यह दोनों किसी सामान्य पर्यटक दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे। कोई गिर गए होंगे, कोई रास्ता भटक गए होंगे, या शायद गर्मी, भूकंप, चट्टाने, जानवर, ऐसी जगहों पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा काली थी। और काली इसलिए क्योंकि इस हादसे के पीछे इंतजार नहीं था, बल्कि किसी इंसान की सोच समझकर की गई योजना थी। यह कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, मई 2017 की शुरुआत में। पोर्टलैंड में रहने वाला एक युवा जोड़ा, 23 वर्षीय एमिली हार्टवेल और 25 वर्षीय रयान मैकडोनाल्ड, अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा पर निकलता है। दोनों को प्रकृति पसंद थी। दोनों को पैदल चलना, गुफाएं, घाटियां, सितारों के नीचे रातें, सब आकर्षित करता था। उन्हें लगता था कि यह यात्रा एक लंबी याद बनकर साथ रहेगी। लेकिन किसी को पता नहीं था, यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। हर कहानी में एक छोटी सी गलती होती है, और वही गलती आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती है। एमिली और रयान ने जिस जगह जाने का फैसला किया था, वह वहां के किसी सामान्य पर्यटन स्थल की तरह नहीं था। यह था दक्षिणी यूटा का कम खोजा गया, सूना, दूर दूर तक फैला घाटियों वाला इलाका। ऐसी जगहें जहां मोबाइल सिग्नल नहीं आता, जहां मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता, और जहां एक गलती का मतलब हो सकता है कभी वापस ना आना। दोनों ने पुराने भूगर्भीय मानचित्रों का अध्ययन किया, गूगल मैप्स के उपग्रह चित्र देखे, फिर तय किया कि वे उन्हीं पगडंडियों पर जाएंगे जहां बहुत कम लोग जाते हैं। उन्हें रोमांच चाहिए था, उन्हें सन्नाटा अच्छा लगता था, उन्हें प्रकृति की गोद में बैठने का मन था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अजनबी भी उसी रोज इन्हीं पगडंडियों के आसपास घूम रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने आगे चलकर उनके जीवन में तूफान ला देना था। शुरुआत में कहानी बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे कि हर ट्रैवल व्लॉग में होता है। यह जोड़ा 5 मई की रात एक छोटे से टेंट में सोता है, एक खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ चित्र लेता है। एमिली अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है, तारों और रात की खूबसूरती की। उनकी तस्वीरें देखकर लगता है इन दोनों के लिए यह यात्रा अच्छी यादें बनकर लौटेगी। लेकिन समय ने कुछ और ही तय किया था। और इसी बीच कहानी में आता है डेविड कोलमैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अगर आप सड़क पर देखें तो शायद ध्यान भी न दें। कोई खास पहचान नहीं, कोई विशेष अंदाज नहीं, औसत कद, हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े, और एक पुरानी हरी पिकअप ट्रक जिसे देखकर कोई अंदाज नहीं लगा सकता था
कि यह व्यक्ति आने वाली त्रासदी में मुख्य किरदार बनेगा। यह आदमी अकेले यात्रा कर रहा था और इस इलाके में अकेले आना असामान्य माना जाता है। लेकिन कोलमैन की यात्रा सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं थी। उसके इरादे कुछ और ही दिशा में जा रहे थे। पहली बार उसने एमिली और रयान को यूटा की एक पार्किंग जगह पर देखा और उस मुलाकात में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे एमिली असहज महसूस करने लगी। और यह असहजता आगे चलकर डर, खौफ और मौत तक पहुंचने वाली थी। कोलमैन दिखने में इतना सामान्य था कि कोई भी पहली नजर में उससे खतरा महसूस नहीं करता। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, यह सिर्फ वही जानता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो और जिसे कुछ भी गैर जरूरी नहीं लगता हो। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर जलते रहते हैं और वही आग एक दिन किसी और को जला देती है। एमिली को पहली मुलाकात में ही कुछ अलग लगा। उसकी निगाहें, उसके सवाल, उसका उठना बैठना, सब कुछ थोड़ा अटपटा। रयान ने बात को संभाला, उसे शांत किया, लेकिन असली खतरा तो यहीं से शुरू हुआ था। 6 मई की सुबह एमिली और रयान अपने कैंप से निकलते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह व्यक्ति जिसने पिछले ही दिन एमिली में अजीब दिलचस्पी दिखाई थी, उन्हें एक एक कदम दूर से देख रहा है। और कुछ देर बाद वे दोनों उस घाटी की ओर बढ़ रहे थे जहां बाद में उनकी कार मिली, जहां बाद में उनका कैंप मिला और जहां 7 महीने बाद उनके शव मिले। यही वह जगह है जहां कहानी का सबसे बड़ा काला अध्याय शुरू होता है। अगर आप किसी सुनसान जगह पर हों, कोई अनजाना इंसान आपको 2 दिन में 2 बार अजीब तरीके से मिले, तो क्या आप तुरंत उस जगह को छोड़ देंगे? या आप सोचेंगे, यार, शायद यह हमारा वहम है? एमिली और रयान ने भी यही सोचा था। और यही एक फैसला उनकी किस्मत बदल गया। 7 महीने बाद, जब सब खत्म हो चुका था, जिस दरार में वे मिले, वह इतनी गहरी थी कि आम तलाशी दल वहां उतर ही नहीं पाते थे। और उनके शव जिस तरह मिले, पास पास, पैर बंधे हुए और चारों तरफ सिर्फ पथरीली खामोशी, वह किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। वहीं से यह पूरा केस शुरू होता है, जिसने पुलिस, खोजकर्ताओं और परिवारों को सालों तक बेचैनी में रखा। और आज भी यह कहानी लोगों को डराती है, चौंकाती है और एक सवाल छोड़ देती है, आखिर वह हुआ क्या था उस दिन और क्यों? यह कहानी सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक भटकते दिमाग, एक लापरवाह सिस्टम, एक गलत आदमी से मुलाकात और एक ऐसी यात्रा की जो कथित रोमांच से शुरू हुई और खामोशी पर खत्म हो गई। और अब हम इस कहानी की असली यात्रा शुरू करते हैं। एमिली हार्टवेल की जिंदगी किसी भी सामान्य शहर की लड़की जैसी थी। वह पोर्टलैंड के एक छोटे से क्रिएटिव स्टूडियो में काम करती थी। उसकी डेस्क पर अक्सर आधे खुले नोटबुक, रफ स्केच, कलर पैलेट्स के कार्ड और एक अधूरी कॉफी की मग पड़ा रहता। एमिली की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जानती थी। हफ्ते के दिनों में वह क्लाइंट्स के लिए डिजाइन बनाती और वीकेंड आते ही शहर से बाहर निकलकर प्रकृति में खो जाती। उसे पहाड़ों की हवा पसंद थी, वह हवा जो चेहरे को छूते ही सब तनाव भुला देती है। उसे जंगलों के रास्ते पसंद थे, जहां सिर्फ पत्तियों की आवाज और अपने कदमों की आहट सुनाई देती है। और उसे तारों से भरा आसमान पसंद था, जहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देखते रहो और दिल शांत हो जाए। इसी प्रेम ने उसे रयान के साथ जोड़ा था। रयान मैकडोनाल्ड एक हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाता था। उसे कक्षा में बच्चों को समझाना अच्छा लगता था कि पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, जानवर कैसे रहते हैं और प्रकृति कैसे पूरे ग्रह का संतुलन बनाए रखती है।
वह शिक्षक था, लेकिन उसके अंदर एक खोजकर्ता भी था। उसकी डायरी में सैकड़ों स्केच थे, पक्षियों के, पौधों के, पुराने पेड़ों की छाल के, और उन जगहों के जहां वह घूमने गया था। रयान और एमिली की मुलाकात एक आउटडोर फोटोग्राफी कैंप में हुई थी। दोनों ने जल्दी महसूस कर लिया था कि उनकी सोच, पसंद और देखने का नजरिया काफी मिलता जुलता है। रात की आग के पास बैठकर धीरे धीरे बातें होना, चाय के साथ छोटे छोटे सफर प्लान करना, और सूर्योदय की फोटो खींचने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाना, ये सब उनकी आदतों में शामिल हो गया। 1 साल में उनका रिश्ता गहरा हो चुका था। और फिर एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न इस बार कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा जिसे आने वाले सालों में याद करके मुस्कुराया जा सके। दक्षिणी यूटा की लाल घाटियों के बारे में जितना सुनते थे, उतना वहां जाने का दिल करता था। यह जगह सामान्य पर्यटकों के लिए नहीं थी। यह उन लोगों के लिए थी जो पैदल चलना जानते हैं, जो रास्ते न होने पर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जो अकेलेपन से घबराते नहीं, बल्कि उसे मौन साथी की तरह स्वीकार कर लेते हैं। एमिली और रयान ने पुराने भूगर्भीय नक्शे निकाले, यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री देखी, और तय किया, हम वहां जाएंगे जहां कम लोग जाते हैं। उन्होंने 10 दिन का पूरा प्लान बनाया। हर दिन कौन सी घाटी देखेंगे, कहाँ रुकेंगे, कितना पानी और खाना चाहिए, सब कुछ साफ साफ लिखा। यह प्लान बहुत मजबूत था, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। वे 3 मई को साल्ट लेक सिटी पहुंचे। वहां से एक सिल्वर रंग की जीप कंपास किराए पर ली और लाल चट्टानों वाले इलाके की ओर निकल गए। 5 मई की रात उन्होंने एक मनमोहक जगह पर कैंप लगाया। उसी रात एमिली ने एक तस्वीर पोस्ट की, पीछे लाल चट्टानें, आसमान में तारे, और सामने उनका छोटा सा टेंट। कैप्शन था, तारे यहां धरती से ज्यादा करीब लगते हैं। उस पोस्ट को बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन किसी को पता नहीं था यह एमिली की आखिरी तस्वीर होगी। अब कहानी में प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जिसका नाम बाद में इस केस की हर रिपोर्ट, हर न्यूज़पेपर और हर चर्चा का केंद्र बन गया। डेविड कोलमैन। ऊपरी तौर पर वह एक बिल्कुल साधारण इंसान लगता था। लगभग 38 वर्ष का, औसत कद का, थोड़े पीछे हटते बाल, धातु फ्रेम वाला चश्मा, और पुराना हरा पिकअप ट्रक। यहां तक कि अगर वह किसी किराने की दुकान में आपके पास खड़ा हो तो शायद आप उसे नोटिस भी न करें। लेकिन किसी किसी इंसान के अंदर एक ऐसा खालीपन छिपा होता है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। और वही खालीपन कभी कभी एक भयानक रूप ले लेता है। मई की शाम एमिली और रयान ने अपने कैंप के पास खाना बनाना शुरू किया ही था कि कोलमैन उनके पास आया, एक बहाना बनाकर। उसने पूछा, क्या आसपास किसी पानी का स्रोत देखा है? बातचीत शुरू में बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन जैसे जैसे वह बात करता रहा, एमिली को उसके अंदाज में कुछ अजीब लगा। वह एमिली को बार बार देखने लगा, ऐसे देखना जैसा कोई अनजान इंसान नहीं देखता। सवाल पूछते समय उसका ध्यान केवल एमिली पर केंद्रित था। धीरे धीरे बातचीत का लहजा बदल गया। उसने आधी हंसी में कहा, रेगिस्तान में इतनी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम मिलती है। यह सुनकर रयान तुरंत बीच में आया। उसने रास्ता बताया, बात खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोलमैन लगभग 15 मिनट वहीं खड़ा रहा। अजीब सवाल पूछता रहा, आप लोग कहाँ से आए? कितने दिनों के लिए रुके हैं? कल कहाँ जाएंगे? ऐसे सवाल जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिनमें एक अजीब जिज्ञासा छिपी थी। आखिरकार वह चला गया, लेकिन उस शाम का माहौल भारी हो चुका था। 5 मई की सुबह जब एमिली अकेले बाहर कॉफी बना रही थी, तभी वह आदमी फिर प्रकट हुआ। इस बार वह अचानक आया और बोला, मैं बस गुजर रहा था, सोचा बात करूं।
एमिली को भीतर तक बेचैनी हुई। उसने तेज आवाज में रयान को बुलाया। कोलमैन ने तुरंत माफी मांगी और चला गया। लेकिन अब रयान समझ चुका था, यह आदमी साधारण नहीं है। उसने कैंप की जगह बदलने का सुझाव दिया। लेकिन एमिली ने कहा, शाम तक लौटेंगे, तब तक ये आदमी जा चुका होगा। हम रोज रोज डरकर जगह नहीं बदल सकते। यह फैसला साधारण लगा, लेकिन इस कहानी में यह एक अहम मोड़ था। सुबह 7 बजे एमिली और रयान निकले, अपने बैग, पानी की बोतलें, कैन्यनिंग उपकरण और जीपीएस लेकर। उन्होंने उस संकरी घाटी की ओर कदम बढ़ाए, जिसे स्थानीय लोग स्नेक ट्रेल कहते थे। आसमान साफ था, गर्मी हल्की थी और हवा में रोमांच की खुशबू थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पीछे कहीं एक व्यक्ति शांत कदमों से उनका पीछा कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में एमिली को लेकर एक खतरनाक आकर्षण पनप चुका था। एमिली और रयान अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, रास्तों की तस्वीरें लेते, चट्टानों को छूते और प्रकृति का आनंद लेते हुए। उनके पीछे कोलमैन, जिसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी निगाहें तेज थीं। वह उन्हें दूर से देखता, उनके हर मोड़, हर दिशा, हर रुकने का समय नोट करता। उसका मन किसी आम इंसान की तरह नहीं चल रहा था। वह विश्वास कर चुका था कि एमिली को वह समझता है और एमिली को भी उसे समझना चाहिए। ऐसी सोच अक्सर बहुत खतरनाक साबित होती है। जब उस दिन वह जोड़ा अपने कैंप में वापस नहीं लौटा, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे जंगल में थे, कई दिनों के लिए गए थे और इस इलाके में सिग्नल न होना आम बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद, जब उनका फोन बंद मिलने लगा और कोई जवाब नहीं आया, तभी परिवारों की बेचैनी बढ़ने लगी। एमिली की मां को पहली बार चिंता 11 मई को हुई, लेकिन पुलिस ने कहा, यह सामान्य है, पहाड़ों में अक्सर 2-2 दिन सिग्नल नहीं आता। परिवारों को समझ नहीं आया कि उनकी बेचैनी बढ़ रही है, जबकि अधिकारियों की चिंता अभी भी बहुत कम थी। अब बहुत दिन हो चुके थे, कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई पोस्ट नहीं। इतना शांत होना एमिली और रयान के स्वभाव में नहीं था। रयान के पिता, जो सेना में रह चुके थे, जानते थे कि बहुत देर तक चुप्पी अक्सर खतरे का संकेत होती है। एमिली की मां रोते रोते पुलिस के पास गईं और तभी आखिरकार असली खोज शुरू हुई। 16 मई को खोज दल ने एमिली और रयान का कैंप ढूंढ निकाला। कैंप देखकर लगा कि बस कोई मिनट भर पहले तक वहां जिंदगी मौजूद थी। टेंट सही था, अंदर के सामान करीने से रखा था, खाना, कपड़े, कैमरा सब वही थे। लेकिन जीप गायब थी। किसी भी ट्रैकिंग टीम के लिए यह सबसे चिंता की बात होती है। लोग गायब और उनका वाहन भी गायब, यह हमेशा खतरा बताता है। अगली सुबह एक पार्क रेंजर ने कैंप से थोड़ी दूरी पर चट्टान के किनारे ताजा टायरों के निशान देखे। वह पास गया और देखा, मिट्टी पर फिसलन के निशान, जैसे किसी ने कार को जबरदस्ती आगे धकेला हो। और नीचे, लगभग 30 मीटर नीचे, झाड़ियों में आधी छिपी सिल्वर जीप कंपास पड़ी थी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था, विंडशील्ड चकनाचूर थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, अंदर कोई नहीं था। न खून, न लाश, न संघर्ष के निशान, बस बिखरी चीजें। और चाबी अभी भी इग्निशन में थी। जब रेंजर ने चट्टान के नीचे जीप देखी, तो उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद नीचे घायल लोग मदद का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वह रस्सी से नीचे उतरा और कार के दरवाजे खोले, सच सामने था। सीटें खाली थीं, पीछे सामान बिखरा हुआ था, डैशबोर्ड पर धूल जमी थी
लेकिन किसी संघर्ष या खून का कोई निशान नहीं था। चाबी अभी भी इग्निशन में फंसी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कार छोड़ दी हो। कार के आगे का हिस्सा चट्टान से टकराकर टूट चुका था, पर अंदर किसी इंसान के चोट खाने जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। यह बात असामान्य थी, बहुत असामान्य। अगर कार दुर्घटनावश गिरती, तो अंदर कोई न कोई जरूर होता, और चोटों के निशान भी होते। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात थी कि कार के गिरने के निशान बहुत छोटे थे, जैसे कार धीरे धीरे आगे धकेली गई हो, फिर अचानक चट्टान से नीचे छोड़ी गई हो। ऐसा लगता था कि कार को गिराया गया है, चलती कार से गिरा नहीं है। यही बात खोज टीम को अंदर तक झकझोर गई। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। 18 मई को फोरेंसिक टीम पहुंची। उन्होंने कार के आसपास की मिट्टी उठाई, टायरों के निशानों को नापा, कांच के टुकड़ों की दिशा देखी और कार के धातु के मुड़े हुए हिस्सों की जांच की। कुछ बातें साफ थीं। एक कार ब्रेक लगाए बिना नीचे गई थी। 2 चालक आखिरी पलों में कार में नहीं था। 3 गिरते समय अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। 4 कार को गिराने वाला इंसान बिल्कुल जानबूझकर ऐसा कर रहा था। 5 और सबसे बड़ा सुराग, ड्राइवर सीट पर मिले छोटे लाल बाल। एमिली और रयान दोनों के बाल काले थे। ये बाल किसी और के थे, किसी ऐसे व्यक्ति के जो कार में बैठा था पर गिरने से पहले कूद गया। और उस समय सिर्फ एक आदमी था जिसकी उपस्थिति पिछले कुछ दिनों में संदेहास्पद मानी जा रही थी, डेविड कोलमैन। लेकिन जांच को सिर्फ शक से नहीं, सबूतों से आगे बढ़ना होता है। जांचकर्ताओं ने राष्ट्रीय वन क्षेत्र से होकर गुजरे हर वाहन की सूची निकाली। 3 मई से 7 मई के बीच कुल 12 गाड़ियां दर्ज थीं। एक एक गाड़ी, एक एक नंबर प्लेट, हर ड्राइवर से पूछताछ शुरू की गई। उसी दौरान कैलिफोर्निया से आए एक बुजुर्ग दंपति ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि एक हरी पिकअप में बैठा आदमी पार्किंग के पास कई दिनों तक नजर आया था। उनको वह इसलिए याद रहा कि वह बहुत असहज और बेचैन दिखाई देता था, मानो किसी को ढूंढ रहा हो या किसी चीज से छिप रहा हो। उस गाड़ी का नंबर जांचकर्ताओं ने मिलाया और पता चला वह गाड़ी डेविड कोलमैन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब कहानी कुछ खुलने लगी थी। जब कोलमैन की फाइल खोली गई तो हर अधिकारी की आंखें फैल गईं। यह आदमी सामान्य दिखता था, लेकिन उसके पिछले रिकॉर्ड साधारण नहीं थे। उसके खिलाफ 6 साल पहले कार्यस्थल पर स्टॉकिंग का मामला दर्ज किया गया था। उसने एक महिला सहकर्मी का पीछा किया था, उसे अनचाहे संदेश भेजे थे और एक रात उसके घर के बाहर खड़े पकड़ा गया था। इसे गंभीर मामला माना गया था, लेकिन उसे सिर्फ निलंबित सजा मिली थी और थेरेपी का निर्देश दिया गया था। और इससे भी डरावनी बात, उसकी पूर्व पत्नी ने उस पर धमकी देने का आरोप लगाकर अदालत से सुरक्षा आदेश लिया था। यह आदेश संघीय डेटा सिस्टम में एक प्रशासनिक गलती के कारण कभी दर्ज ही नहीं हुआ। यानी अगर कोई पूछता भी तो सिस्टम दिखाता कि कोलमैन एक क्लीन व्यक्ति था। और यह गलती आगे चलकर 2 जिंदगियों की कीमत लेने वाली थी। 19 मई को पुलिस ने कोलमैन से संपर्क करने की कोशिश की। फोन बजता रहा, फिर बंद हो गया। उसके डेनवर वाले घर पर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया उसे करीब 2 हफ्तों से नहीं देखा गया। उसके दफ्तर वालों ने कहा वह 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था, लेकिन 20 मई को वापस आना था और वह नहीं लौटा। 21 मई को उसके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। अब वह दिलचस्प व्यक्ति नहीं, बल्कि हत्या का मुख्य संदिग्ध बन चुका था। लेकिन वहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है।
जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। एमिली और रयान की खोज अभियान पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। सैकड़ों लोग आए, स्थानीय निवासी, स्वयंसेवक, रेंजर और प्रोफेशनल खोजकर्ता। ड्रोन उड़ाए गए, थर्मल कैमरे लगाए गए, घाटियों की तलाशी ली गई, ऊपर से हेलीकॉप्टर का चक्कर लगाया गया, गुफाओं में उतरने वाले विशेषज्ञ बुलाए गए। लेकिन न तो कोई चिल्लाहट, न कोई कपड़े का टुकड़ा, न कोई जूते का निशान, कुछ भी नहीं मिला। मानो यह दोनों धरती से गायब हो गए हों। वह घाटियां लाल चट्टानों से ढकी, तंग रास्तों वाली, गहरी दरारों से भरी ऐसी थीं कि अगर कोई गिर जाए तो उसे ढूंढना आसान बात नहीं। और शायद इसी वजह से असली सच छुपा रह गया था। जब सबको लगा कि कोलमैन पेड़ों के बीच छिपा होगा या किसी दूरदराज इलाके में भाग गया होगा, तभी पुलिस को नेवादा के एली नामक कस्बे से फोन आया। एक मोटल में एक कमरे की सफाई करने गई नौकरानी चौंक कर बाहर भागी थी। कमरे में एक आदमी फंदे से लटका हुआ मिला था। पुलिस गई और पुष्टि हुई, वह डेविड कोलमैन था। कमरा अस्त-व्यस्त था। टेबल पर एक नोट पड़ा था, कांपती लिखावट में लिखा हुआ, और नहीं सह सकता, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। कसम खाता हूं, मैंने नहीं मारा। यह नोट जांच टीम को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ अधिकारी कहते हैं गुनहगार हमेशा अंत में माफी मांगता है। कुछ कहते हैं अगर वह सच कह रहा हो तो। लेकिन सबूत यही नहीं रुकते। कोलमैन की पुरानी हरी पिकअप पुलिस ने जब्त कर ली थी। अंदर उन्हें मिला कैंपिंग का सामान, खाने पीने की वस्तुएं, नक्शे, यूटा की गुफाओं पर किताबें और ग्लव बॉक्स से एक डिजिटल कैमरा। जब कैमरा खोला गया तो तस्वीरों ने जांचकर्ताओं को सन्न कर दिया। 5 और 6 मई को ली गई कई तस्वीरों में दूर से ली गई तस्वीरें थीं, और उनमें एमिली नजर आ रही थी। एमिली नाश्ता बना रही है, एमिली अपने बाल ठीक कर रही है, एमिली झाड़ियों के पास खड़ी है, एमिली और रयान दूर पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए। इन तस्वीरों से स्पष्ट था कोलमैन उनका पीछा कर रहा था। ये तस्वीरें किसी छिपे हुए जगह से ली गई थीं, कम से कम 50 मीटर की दूरी से। एमिली को इसका अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी तस्वीर ले रहा है। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। 7 महीने बाद एक गुफा के अंदर जब उनके शव मिले, तो जिस तरह मिले, जिस हालत में मिले और जिस जगह मिले, उसने पूरी जांच को एकदम नए आयाम में पहुंचा दिया। और वहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक और गहरा अध्याय शुरू होता है। जून का महीना आ चुका था। यूटा की घाटियों में गर्मी ऐसी होती है कि सुबह 9 बजे तक हवा का रुख बदल जाता है और दोपहर आते आते पत्थर तक तपने लगते हैं। ऐसी गर्मी में खोज दल का एक एक घंटे मैदान में रहना बहुत मुश्किल था। शुरू में सैकड़ों लोग इस खोज में जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या कम होती गई। पहले हेलीकॉप्टर हटे, फिर ड्रोन उड़ाने का समय कम हुआ, और कुछ ही हफ्तों बाद खोज मुख्य रूप से सिर्फ उन रेंजरों के भरोसे रह गई जो इलाके को अच्छे से जानते थे। यह जगह ऐसी थी जहां पत्थर और घाटियां हर आवाज को निगल लेती थीं। अगर कोई चिल्लाए भी तो शायद आवाज दूर तक न जा पाए। परिवार रोज उम्मीद रखते, फिर उसी उम्मीद के टूटने का दर्द सहते। हर दिन नए सुराग की जगह सिर्फ गर्मी, धूल, हवा और खामोशी मिलती। जब कोलमैन का शव मिला तो एक और राहत मिली कि मुख्य संदिग्ध अब सामने था। पर वही राहत एक नई समस्या भी बन गई, क्योंकि केस अचानक अधूरा सा लगने लगा। कई लोग कहते थे
हत्या के बाद डरकर उसने खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन कुछ अनुभवी अधिकारी कहते थे, जो आदमी हत्या इतनी योजना से करता है, वह खुद आसानी से जान नहीं देता। सारा मामला एक अजीब सी धुंध में घिर गया। न शव मिले, न गवाह मिले, न कोई साफ सबूत, बस शक, शक और शक। पर असली जवाब 7 महीने बाद मिला, जब एक अलग टीम गुफाओं के शोध पर निकली। 7 महीने बीत चुके थे। एमिली और रयान के परिवार अब भी उम्मीद और डर के बीच जी रहे थे। इसी दौरान एरिजोना विश्वविद्यालय की एक टीम उस इलाके में आई जो भूमिगत संरचनाओं और गुफाओं का अध्ययन करती थी। उनका उद्देश्य एमिली और रयान की खोज नहीं था। वे तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का अध्ययन करने आए थे। उनकी टीम में अनुभवी शोधकर्ता और कुछ युवा छात्र थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन उनके सामने क्या आने वाला है। टीम लगभग 43 मीटर नीचे उतरी हुई थी। गहरी, ठंडी, पत्थरों से भरी दरार, एक ऐसी जगह जहां सामान्य खोज दल कभी नहीं पहुंच सकता था। तभी 21 साल के छात्र कायल मॉरिसन ने कहा, यह कैसी गंध है? यह प्राकृतिक नहीं है। पहले तो लगा कि शायद किसी जानवर का मृत शरीर होगा, लेकिन गंध हल्की थी और कुछ अलग सी। टीम आगे बढ़ी। दरार इतनी संकरी थी कि लोग करवट लेकर ही आगे जा सकते थे। कहीं कहीं तो सर अंदर खींचकर रेंगना पड़ता था। करीब 10 मीटर आगे एक छोटा सा कक्ष खुला, जिसका आकार 2 मीटर बाय 2 मीटर से थोड़ा बड़ा था। और वहीं कोने में 2 शरीर एक दूसरे से सटे हुए मिले। कायल की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उन आकृतियों पर पड़ी, उसकी आवाज रुक गई। उसने सिर पीछे घुमाया और धीमे से कहा, सर, आई थिंक वी फाउंड देम। लेकिन उसने जिस आवाज में यह कहा, वह किसी खोज की खुशी नहीं, बल्कि डर और सदमे से भरी थी। शव आंशिक रूप से ममीकृत थे। सूखी हवा और कम आर्द्रता ने उन्हें सुरक्षित रखा था। लेकिन जो बात सबको सबसे ज्यादा हिला गई, दोनों के टखने बंधे हुए थे, एक पतली, मजबूत नायलॉन रस्सी से, जो उनकी त्वचा को काट चुकी थी। उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे थे और हड्डियों में फ्रैक्चर के संकेत, जिन्हें देखकर साफ लगता था कि यह कोई साधारण गिरावट नहीं थी। यह साफ साफ हत्या थी, कोई संदेह नहीं। गुफा इतनी संकरी थी कि उपकरण अंदर ले जाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। 2 दिन का वक्त लगा इन शवों को बाहर निकालने में। अलग अलग स्लिंग, विशेष हार्नेस और टीम वर्क की जरूरत पड़ी। हर इंच संभल कर तय करना पड़ता था ताकि सबूत न टूटें। जब शव बाहर आए और उन्हें केन काउंटी के मोर्चरी भेजा गया, तभी असली जांच शुरू हुई। मुख्य मेडिकल एग्जामिनर डॉ. एलिजाबेथ चेन ने दोनों शवों की गहराई से जांच की। पहचाना जल्दी हो गया, उंगलियों के निशान और दांतों की फाइल से। लेकिन असली बात उनके शरीर ने कही। उनके कई हड्डियां टूटी थीं, खोपड़ी में चोट, पसलियों में फ्रैक्चर, आंतरिक रक्तस्राव और ऊंचाई से गिरने के स्पष्ट संकेत। यह गिरावट सामान्य हाइकिंग एक्सीडेंट वाली नहीं थी। यह सीधी, तेज, अचानक फेंकी गई गिरावट थी। उनकी मृत्यु 6 से 8 मई के बीच हुई थी, यानी वही समय जब वे गायब हुए थे। और सबसे बड़ा सबूत, रस्सी उनकी मौत से पहले बांधी गई थी। यह साबित करता था कि उन्हें लड़ने से रोकने के लिए उन्हें पहले बांधा गया, फिर फेंका गया। जब अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां से शव फेंके गए थे, तो पहले तो यह स्थान एक सामान्य चट्टान जैसा लगा।
लेकिन ध्यान से देखने पर एक संकरी खिड़की नुमा दरार दिखी। उसी के अंदर से शव नीचे गिरे थे। चट्टान पर बहुत हल्के खरोंच के निशान थे जो संघर्ष के लग रहे थे, और एक जूते का निशान जो एमिली या रयान के जूतों से मेल नहीं खाता था। पर सबसे डरावनी बात, छिद्रयुक्त पत्थर में जमे हुए कुछ बूंदों का डीएनए। यह रयान का खून था। तो यह साबित हो गया, वहीं संघर्ष हुआ था, वहीं उन्हें बांधा गया, वहीं उन्हें धकेला गया, और वहीं से गिरकर वे मरे। अब यह हत्या पूरी तरह साबित हो चुकी थी। गुफा की खोज के बाद जांच दल ने फिर कोलमैन की पिकअप ट्रक को दोबारा खंगाला, और इस बार उन्हें बहुत अहम सबूत मिले। ट्रक के कारपेट के नीचे लाल मिट्टी के कण, जो ठीक उसी जगह की मिट्टी से मेल खा रहे थे जहां से शव फेंके गए थे। सीटों के बीच मिले छोटे नायलॉन फाइबर, जो बिल्कुल उसी रस्सी के टुकड़ों जैसे थे जिससे एमिली और रयान के टखने बंधे थे। कैमरे की तस्वीरें जो दिखाती थीं कि कोलमैन 5 और 6 मई को उनका पीछा कर रहा था। एक धुंधली तस्वीर में दूर 2 लोग चलते दिखे, कपड़े, कद, सब एमिली और रयान जैसे। और वह तस्वीर उसी दिशा की थी जहां बाद में उनके शव मिले। अब पुलिस के पास जवाब साफ था, कोई और नहीं, डेविड कोलमैन ही हत्यारा था। सबूत उसके खिलाफ थे। लेकिन 2 बातें आज भी लोगों को परेशान करती है। कोलमैन ने अपने नोट में क्यों लिखा, मैंने उन्हें नहीं मारा? और वह अजीब आदमी जिसे 18 मई को एक रेंजर ने झाड़ियों में भागते देखा था, वह कौन था? कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन संदेह आज भी है। 28 दिसंबर, केस बंद। सारी जांच, सारे सबूत, सारी रिपोर्ट एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। डेविड कोलमैन ने एमिली और रयान की हत्या की। उसे मरने के बाद आधिकारिक रूप से दोषी घोषित किया गया। परिवारों ने आखिरकार दोनों की अंतिम विदाई की। लेकिन यह विदाई सवालों को खत्म नहीं कर सकी। 16 और 17 दिसंबर ने एमिली और रयान के परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी थी। 7 महीने की उम्मीद, घुटनों के बल बैठकर की गई प्रार्थनाएं, हर दरवाजे पर दस्तक, हर फोन पर खबर का इंतजार, सब खत्म हो चुका था। लेकिन यह अंत उनके लिए असल में नया दर्द था, क्योंकि मिलना हमेशा राहत नहीं देता। कभी कभी खोज का अंत सबसे भारी घाव बन जाता है। जब दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में रखे गए तो परिवारों को बुलाया गया। कमरे में इतना सन्नाटा था कि दिल की धड़कन भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। एमिली की मां सुजैन उस कमरे में कदम रखते ही हिंसक तरीके से रोई भी नहीं, बस आंखें पत्थर की तरह जम गईं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को इस हालत में देखना, यह मेरी कल्पना से भी परे था। रयान के पिता, जो हमेशा मजबूत खड़े रहे, पहली बार उनका चेहरा टूट गया। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उनकी आंखें गुस्से और दुख में डूबी थीं। दोनों परिवार शब्दहीन थे। बस हवा में एक अजीब भारी सी चीख थी जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस मामले का नेतृत्व करने वाले अधिकारी करीब 23 साल से सेवा में थे। उन्होंने बहुत केस देखे थे, हत्या, गायब होना, चोरी, दुर्घटना, सब। लेकिन वे खुद कहते थे, यह केस मेरे भीतर ही चिपक गया। उन्होंने घंटों चट्टानों पर बैठकर उस स्थान को देखा था जहां से शव धकेले गए थे। वह चुपचाप सोचते थे, क्यों, किस लिए, ऐसी क्या नफरत थी या क्या जुनून था? कई बार वे रातों को सो नहीं पाते। उन्हें लगता था
कि वे एमिली और रयान का कर्जदार है। लेकिन अपराधी मर चुका था। सवाल पूछने के लिए कोई नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने केस बंद करने से इनकार कर दिया, जब तक कि अंतिम से अंतिम सबूत उनके सामने नहीं आ गया। मनोरोग विशेषज्ञों की राय, एक साधारण आदमी कैसे राक्षस बनता है। जब कोलमैन की हर जानकारी जांच दल के सामने रखी गई, तो विशेषज्ञों ने उसका व्यवहार पैटर्न देखा। उनके अनुसार कोलमैन ने अस्वीकार को बर्दाश्त नहीं किया। ऐसे लोग छोटे छोटे इनकार या अनदेखी को भी बहुत गहराई से लेते हैं। एमिली का असहज होना और उससे दूरी बनाना शायद उसके अंदर किसी पुराने घाव को जगा गया था। उसका दिमाग जुनूनी लगाव बनाता गया। वह सोचने लगा होगा, एमिली मुझे पसंद क्यों नहीं करती? वह मुझे क्यों नहीं समझती? क्या रयान उसे मुझसे दूर कर रहा है? ये सोचें धीरे धीरे घृणा और गुस्से में बदल जाती है। पहले पीछा, फिर नियंत्रण की भावना। कैमरे की तस्वीरें बताती है कि वह कई घंटों तक उनका पीछा करता रहा। इसी दौरान उसके मन में यह विचार आया होगा कि वह एमिली पर अधिकार रखता है। रस्सी बांधना, नियंत्रण का अंतिम चरण। मनोविज्ञान कहता है, पीड़ितों को बांधना एक हिंसक व्यक्ति की वह कोशिश होती है जिससे वह अपनी शक्ति महसूस करता है। कोलमैन को लगा होगा कि वह परिस्थितियों का मालिक है। उन्हें खाई में धकेलना, सबूत छुपाने की कोशिश। वह चाहता था कि शव जितना हो सके गहरी जगह जाकर फंस जाएं, ताकि कभी न मिले। जनवरी की बर्फ, सूखी हवा, कसकर बंधे शरीर, सब उसके दिमाग में एक परफेक्ट छुपाव की योजना लग रही होगी। ऐसे लोग सोचते कम, करते ज्यादा है, और जब करते हैं उनका दिमाग सिर्फ खुद को बचाने में लगता है। परिवारों का कष्ट, हर दिन जैसे नया घाव। एमिली की मां रोज अपनी बेटी की चीजों को देखते हुए कभी रोतीं, कभी पत्थर सी हो जातीं। उनके लिए सबसे भयानक बात यह थी, क्या मेरी बेटी आखिरी पलों में होश में थी? क्या उसे दर्द हुआ? क्या वह मदद के लिए पुकार रही थी? कोई भी मां इन सवालों से उबर नहीं सकती। रयान के पिता कहते थे, मेरा बेटा आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ा होगा। उसे एमिली की सुरक्षा सबसे पहले मैटर थी। लेकिन इस विश्वास के साथ एक दूसरा दर्द छिपा था कि वह लड़ते लड़ते हार गया। परिवार रात में सो नहीं पाते थे। दिन में लोग सांत्वना देते, पर दर्द किसी दवाई से नहीं जाता। समाज की प्रतिक्रिया, लोग डर गए थे। इस केस के बाद यूटा और एरिजोना के हाइकिंग समुदाय में एक डर फैल गया था। लोग कहते, किसी को क्या पता कि कौन अकेले घूम रहा है। जो सामान्य दिखता है वह भी अंदर से खतरनाक हो सकता है। हमने सोचा था कि पहाड़ सुरक्षित है। अब हम बच्चों को अकेले हाइकिंग पर नहीं भेजेंगे। मीडिया ने इस कहानी को लंबे समय तक कवर किया। समुदाय के लोग रात में टॉर्च लिए सड़कों पर जाकर परिवारों के लिए कैंडल मार्च करते। यह अब सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक चेतावनी बन गया था। 2018 में पत्रकारों की एक जांच टीम ने कोलमैन के केस को गहराई से अध्ययन किया। तभी यह खुला कि उसकी निलंबित सजा बहुत हल्की थी। उसका थेरेपी ऑर्डर कभी मॉनिटर नहीं हुआ। उसकी पूर्व पत्नी का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फेडरल डेटाबेस में कभी दर्ज ही नहीं हुआ। सिस्टम की गलती के कारण वह हर जगह क्लीन दिखता था। यह एक भारी चूक थी और इसकी कीमत 2 मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ी। इस घटना के बाद कई राज्यों में कानून बदले गए। स्टॉकिंग के केसों में
सजा और सख्त बनाई गई। निलंबित सजा पाने वालों के लिए अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण लागू हुआ। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स अब सीधे नेशनल डेटाबेस में डिजिटल रूप से दर्ज किए जाने लगे। पुलिस को पीछा करने वाले मामलों को कम गंभीर समझने पर सख्त नियम मिले। यह घटना पूरे देश में सुधार की वजह बनी, लेकिन परिवारों के लिए ये सुधार उनके नुकसान की भरपाई नहीं थे। यूटा की घाटियां आज भी उन्हीं जैसी दिखती है। लाल चट्टानें, पतली दरारें, ऊंची ऊंची मेहराबें और अंधीन रास्ते। लेकिन जो लोग इस कहानी से वाकिफ है, वे उन घाटियों को अब सिर्फ खूबसूरती से नहीं देखते। उन्हें लगता है यहां किसी ने किसी की चीख नहीं सुनी, यहां कहीं एक डरावनी परछाई घूमती रही, यहां 2 लोग गिराए गए थे। घाटियों की हवा अक्सर अजीब सी शांत लगती है, जैसे वह अब भी उन अनकहे पलों को कैद किए बैठी हो। इस केस का नेतृत्व करने वाला अधिकारी 2021 में गुजर गया, पर उसने मरने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था, हमने उन्हें ढूंढ लिया। हम जानते हैं कि यह किसने किया, हम जानते हैं कैसे किया गया, लेकिन हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे क्यों किया गया। और यही इस पेशे का सबसे बड़ा डर है कि बुराई का हर बार कोई तर्क नहीं होता। इन शब्दों में पूरी कहानी का सार है। लाल चट्टानों से घिरी वह घाटी आज भी वही है। सूरज उसी तरह उगता है और रात होते ही आकाश में वैसे ही तारे चमकते हैं, जैसे उस मई 2017 की रात चमक रहे थे, जब एमिली और रयान ने वहां अपनी आखिरी तस्वीर ली थी। लेकिन अब उस घाटी की हवा में एक नामालूम सी खामोशी है, जैसे वह जगह मानो हर गुजरने वाले से कहती हो, यह सिर्फ सुंदर जगह नहीं, यह एक चेतावनी भी है। और इसी चेतावनी में इस कहानी का अंतिम संदेश छिपा है। एमिली और रयान रोमांच के लिए निकले थे। उन्होंने किसी नियम को नहीं तोड़ा, किसी को चुनौती नहीं दी, और किसी गलती की वजह से उनका अंत नहीं हुआ। वे गलत जगह नहीं गए थे, बल्कि गलत इंसान उन तक पहुंच गया। कभी कभी जिंदगी का दुख इसी बात में छिपा होता है कि हम सब अपनी यात्राएं प्लान कर लेते हैं, पर यह तय नहीं कर पाते कि रास्ते में हमें कौन मिल जाएगा। वे 2 लोग रोमांच की खोज में थे, लेकिन किसी के अंदर जलते हुए एक विकृत जुनून ने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना किस्मत में नहीं था। उस शाम जब कोलमैन पहली बार उनके कैंप पर आया, एमिली को बेचैनी महसूस हुई थी। रयान ने भी परेशानी को समझा था। उन्होंने बात की, लेकिन फिर सोचा, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। हम सब ऐसा करते हैं ना? कितनी बार अपनी अंदर की चेतावनी को ओवर थिंकिंग कहकर दबा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। किसी जगह, किसी चेहरा, किसी नजर, किसी शब्द, अगर कुछ भी गलत लगे तो वह एहसास यूं ही नहीं आता। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम दूसरों को गलत ठहरा देंगे या माहौल खराब हो जाएगा। पर बहुत बार यही छोटी सी अनदेखी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उनकी कहानी पुलिस दस्तावेजों में दर्ज जरूर है, लेकिन वे सिर्फ लापता व्यक्ति या हत्या के पीड़ित नहीं थे। वे 2 इंसान थे जिन्हें जीना पसंद था। हंसना, घूमना, फोटोग्राफी करना, आग के पास बैठकर कहानियां सुनना, यही सब उनके जीवन का हिस्सा था। एमिली अपने परिवार की धड़कन थी। रयान अपने पिता का गर्व था। दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। उनकी आखिरी यात्रा वीडियो के लिए कहानी नहीं थी,
वह दो सपनों का अंत थी। यही दर्द इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, अजनबियों से दूर रहो, किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो, अकेली जगहों पर सावधान रहो। लेकिन असली सच यह है, बुरे लोग चेहरे से नहीं पहचाने जाते। कोलमैन दिखने में बिल्कुल सामान्य था। ना उसके चेहरे पर क्रूरता थी, ना उसके व्यवहार में पहले दिन हिंसा। पर उसके मन में एक खालीपन, एक गुस्सा, एक जुनून था, जिसका पता न दुनिया को था, न खुद उसे। और इसी तरह के लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सामान्य दिखाई देते हैं। यही बात एमिली और रयान की कहानी को सिर्फ एक अपराध कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी बना देती है। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की हिंसा नहीं बताती, यह भी दिखाती है कि कभी कभी सिस्टम की छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। कोलमैन की पिछली शिकायतें अगर सही समय पर दर्ज व जांच होती, अगर उसका मानसिक उपचार होता, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डेटाबेस में अपडेट होता, तो शायद यह कहानी किसी दूसरे मोड़ पर खत्म होती। लेकिन जब कानून अपने पन्नों में छेद छोड़ देता है, तो खतरा बाहर निकल आता है और दो जिंदगियां उस गलती की कीमत बन जाती है। जो भी हाइकर उस जगह से गुजरता है, वह अनायास ही एक पल के लिए रुक जाता है। कोई सिर झुका देता है, कोई चट्टान पर हाथ रख देता है, कोई बस दूर तक देखता रहता है। मानो हवा में अब भी उन दोनों की मौजूदगी है, एक दर्द, एक सीख, एक याद, जो घाटियों की चुप्पी में धीरे धीरे बहती रहती है। और वही चुप्पी दर्शकों के दिल तक पहुंचती है।